नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 2 अगस्त 2023 और आज जो है सीएचएसएल का एग्जाम था जो प्रथम दिन है और सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और इंग्लिश के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ आपको पॉइंट टू पॉइंट इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगी। नोट सीएचएसएल है ना, आगे वाले समय में आप जो भी एग्जाम देंगे हर जगह आपको वैसे ही फायदा पहुंचाएगा जैसा फैक्ट लिखा रहता है हूबहू आपको एग्जाम में आएगा जी। कोई भी काटने छांटने की जरूरत नहीं है ना। ये जो फैक्ट है, देखिए जहां पे ये डॉट डाल के लिखा है ना, ये फैक्ट है, डॉट डाल के लिखा है फैक्ट है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए, पुराने बच्चे तो ऐसे ही समझदार हो गए अब तो, है ना। और आज क्या हुआ है, पहले जो मैं बोलता था भाई 25 रुपए में पीडीएफ ले लो तो भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे हम, और आज क्या है, पीडीएफ के लिए इतनी लंबी लाइन लगी है कि 2 घंटा पहले जिन्होंने अर्जी लगाया अभी तक नहीं मिला है और शायद अभी 1-1.5 घंटा और लग जाएंगे क्योंकि जो दे रहे हैं पीडीएफ वो बारी बारी से ही देंगे, तो आज जो है आपको डिले भी हो सकता है। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल दक्षिण भारत में किस स्थान पे होता है। जब पीडीएफ से क्वेश्चन आए तब नींद खुले भाई लोगों को, है ना। तो ये जो है आपका नीलगिरी पहाड़ी पे होता है। कहां पे होता है? नीलगिरी पहाड़ी पे। मैंने आपको बताया भी था कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये दोनों कहां पे मिल जाती दादा, तो ये आपका नीलगिरी पहाड़ी में मिल जाती है। और नीलगिरी पहाड़ी अपने आप में कहां पे है, तो ये भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ नीलगिरी पहाड़ी ये साउथ इंडिया की सेकेंड जो है सबसे ऊंचा पिक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो भाई सेकेंड ऊंचा पिक जब नीलगिरी है तो पहला ऊंचा पिक भी तो होगा। तो पहला ऊंचा पिक कौन सा है भाई? अन्नामलाई। ये अन्नामलाई की चोटी कहां पे है, तो ये आपका केरल में स्थित है। यहीं पे आपका कार्डेमम हिल है जिसे आप इलायची पहाड़ी कहते हैं, तो यहीं पे है। जो पश्चिमी घाट की तो सबसे ऊंची चोटी है ये है, और केरलो राज्य के सबसे ऊंची चोटी है। क्योंकि केरल भी साउथ इंडिया का पार्ट है, तो दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है आपका अन्नामलाई। तो अन्नामलाई 3 क्वेश्चन का आंसर है भैया। सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो अन्नामलाई, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अन्नामलाई, केरल की सबसे ऊंची चोटी तो अन्नामलाई। और एक बात और, ये जो नीलगिरी पहाड़ी से ये क्वेश्चन जो राइज हुआ था, यहां पे एक जाति पाया जाता है जिनका नाम है टोडा जनजाति। क्या? टोडा जनजाति। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पश्चिमी घाट की टोटल लंबाई कितनी है? 1600 मीटर रखी है लंबाई इनकी भैया। पश्चिमी घाट की जो महत्वपूर्ण नदी है, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, तुंगभद्रा है, माल प्रवाह है, घाट प्रवाह है। ये सभी के सभी नदियां जो है ये आपका जो है पश्चिमी घाट से ही संबंधित है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनमें से जो गोदावरी नदी है इन्हें कहा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है। और जो कावेरी है इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, और जो कृष्णा है ये प्रायद्वीपीय भारत की सेकेंड लार्जेस्ट नदी है। सभी बात ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट को हॉट स्पॉट कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। गोदावरी का नासिक त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से, है ना। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है ना। और इनकी जो चोटी है इनका नाम क्या भाई? गुरु शिखर, जो कहां पे है? राजस्थान में है। स्कार सिटी का एंटोनियम्स आया था, तो भाई स्कार सिटी मतलब क्या होता है? कमी होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सर प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये तो आप जानते ही हैं, एंटोनियम में आ गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन बुक लेकर के आया हूं। ये बुक डॉक्टर आर एस अग्रवाल के द्वारा लेटेस्ट रिलीज किया गया है। इस बुक में आपको 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसमें प्रीवियस ईयर के साथ साथ प्रैक्टिस सेट के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी गिवन है। अगर इससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो ये जो टेस्ट कोच एप्लीकेशन है, यहाँ से ये बार कोड को आपको जो है स्कैन करना है, आपको मिल जाएगा और फ्री में आप टेस्ट भी एक्सेस कर पाएंगे। इस बुक के अंदर जो है सेक्शन बांटा गया है कि भाई सीजीएल एमटीएस के लिए किसको कौन से सेक्शन आपको अटेंड करना है। और सबसे बड़ी बात कि ये लेटेस्ट अपडेटेड है, 2023 तक के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। और ये बुक जो है आपका बाइलिंगुअल बनाया गया है। इसके अलावा इसी प्रकार का इनका एक बुक है एसएससी इंग्लिश के लिए, इसमें भी आपको 6500 प्लस टीसीएस के एमसीक्यू मिल जाते हैं। सेम प्रोसेस, इसमें भी अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो ये बार कोड का स्कैन करना है आपको टेस्ट कोच ऐप से। और ये बुक भी डॉक्टर आर एस अग्रवाल के द्वारा ही रिलीज किया गया है, लेटेस्ट वर्जन है। और इसमें भी आपको 2023 तक के क्वेश्चन अपडेटेड मिलेंगे। इसमें जो है प्रीवियस ईयर के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं, है ना। इनके अलावा जो एक और इनका पुस्तक रिलीज हुआ है हाल ही में, ये है रीजनिंग के पुस्तक भी इसी प्रकार से 6500 प्लस टीसीएस के एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए बार कोड की फैसिलिटी दी गई है। इसके अलावा सभी ट्रिक को शॉर्ट में समझाया गया है। और सबसे जो बेहतरीन बनाता है इन बुक को कि भाई सेक्शन वाइज में बांटा गया है। जो मैं पहले ही बताया कि इनको अगर आप मान लीजिए किसी पार्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको वो वाली सेक्शन जो है ज्यादा फोकस करना है।
तो ये बुक अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जो है ये बुक को परचेज कर सकते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि। चलो फिर से लौटते हैं अपने विषय वस्तु पे। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, एक गुनाह के लिए एक बार 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। आपने अगर एक पेन चुराया है तो आपको 2 बार सजा नहीं मिलेगा जी, 1 बार सजा मिलेगा, जो भी विधान होगा हमारे संवैधानिक ढांचे के अनुसार, है ना। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? 20.2 यानी 20 के 2 आर्टिकल में कहा गया है कि एक गुनाह के लिए दोहरी दंड की व्यवस्था नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो है ये सजा आदि के मामले में आपसे छूट जो है प्रदान करवाता है 20 और आर्टिकल 22। तो इन दोनों को आराम से देख लीजिएगा, 22 में भी 2 खंड है और 20 में मेनली 3 खंड है। ठीक है, तो 20 का जो अभी आपने 2 पूछ दिया भैया, तो आने वाले शिफ्ट में हो सकता है कि 20 का 3 पूछे। मैं सब दिन बताते आया हूं कि कोई भी क्राइम जब आदमी कर लेता है ना, तो खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर आपको नहीं किया जाएगा। यह फैसिलिटी आपको किसमें दिया गया है? 20 के 3 में दिया गया है। पुलिस के डंडा के मार से तो हम कह देंगे हाँ जी हम ही चोरी किए हैं, लेकिन कोर्ट में जो है हमको कोई इतना प्रेशराइज नहीं करेगा कि बोलो बोलो तुमने किया, ऐसा ना कुछ नहीं है। हम नहीं किए हैं तो नहीं किए हैं, है ना। तो खुद के खिलाफ गवाही देने से जो है मतलब स्वतंत्र है आदमी 20 के 3 के अनुसार। 21 जो है इसे निजता का अधिकार कहा जाता है, इसे ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है, और ये आपातकाल में भी नहीं बदलते। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा अनुच्छेद 22 जो है ये गिरफ्तारी करने से पहले गिरफ्तारी का कारण देना होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। क्या भाई किस अथॉरिटी से आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो, पहले कारण बताओ। अगला प्रश्न, पेलाग्रा किस विटामिन के कमी के कारण होती है? विटामिन B3 के कमी के कारण, जिसे हम नियासिन भी कहते हैं, इसके कमी से हो जाती है जी पेलाग्रा। ठीक है, इसके अलावा विटामिन B1 के जो है इनका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। इनके कमी से क्या होती है जी? बेरी रोग हो जाती है। इनके अलावा विटामिन B कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन है? तो 8 विटामिन है। इनके अलावा विटामिन A को क्या कहते हैं? रेटिनॉल। इसके कमी से आंख की बीमारी होती है, ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, मोतियाबिंद, जेरोफ्थेल्मिया, रतौंधी, है ना। गांव घर में एगो आंख उठ जाता है, आंख लाल हो जाएगा तो जो है चश्मा पहन लेगा लोग, है ना, ताकि लोग देखे नहीं, क्योंकि जो उसको देखता है ना उसको भी हो जाता है ना। तो ये भी एक बीमारी होता है गांव घर में आंख का। विटामिन B6 को पैरोडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। इसमें कोबाल्ट धातु होती है, और कोबाल्ट धातु जो है विटामिन B12 में होती है। डायरेक्टली पूछता है कि भाई कोबाल्ट धातु की उपस्थिति आपको किस विटामिन में देखने को मिलेगा? तो विटामिन B12 में। इसके कमी से एनीमिया रोग होती है। एनीमिया रोग जो है विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी से भी हो सकती है, खून की कमी से हो सकती है। तो इसके कई लैंग्वेज में आप इसे वर्णन कर सकते हो। इनके अलावा विटामिन C को स्कारबिक एसिड कहते हैं। इनके कमी से त्वचा संबंधित रोग और स्कर्वी रोग होते हैं। इसके अलावा विटामिन D को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसकी कमी से हड्डी जनित रोग होती हैं, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। छोटे बच्चे को आप धूप में रखते हुए देखे होंगे गांव घर में, ये सब इसी बीमारी से बचने के लिए रखते हैं। नहीं तो अगर रिकेट्स किसी को हो गया तो हड्डी जो है बकराकार रूप धारण कर लेता है और शरीर की ग्रोथ जो है सही वे में नहीं हो पाती है। विटामिन E के कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है। इसके अलावा विटामिन K के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है। एक बीमारी का नाम है जी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बीमारी में ब्लड क्लॉट नहीं होता है, और यह अक्सर धनाढ़ परिवार में होता है। धनाढ़ मतलब खाता पीता हुआ परिवार। इसके अलावा जल में घुलनशील विटामिन B और C, है ना, और वसा में घुलनशील विटामिन E, D, K। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, विटामिन वाटर सोलुबल और आपका फैट सोलुबल। इसके अलावा विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आजकल बड़ा ही प्रचलन में भाई ये चीज, तो फंक ने किया था। ये बात ध्यान रखना है आपको। एक प्रश्न पूछा गया है कि CRR कौन जारी करता है? भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई पूछने वाली बात है? परसों मैंने आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, इसके अलावा CRR, SLR, इस सब का डिफिनीशन बताया हूं जी, वो भी एकदम देहाती कच्चा लैंग्वेज में, कि भाई एक बार सुने तो एकदम सदा के लिए जो है चिपक जाए, ऐसी वाली लैंग्वेज में। ठीक है, किताबी भाषा किताबी जगह रहेगा दोस्तों। अगर आप जो है अपने तरफ से कन्वर्ट करके कितना समझ लेते हो वही आपके लिए बेस्ट है। मैं हूं चाहे कोई कहीं भी आप पढ़ते हैं, अगर वो पूर्णतः किताबी भाषा का जो है पढ़ देता है किताब के जैसा, तो समझ लीजिए वो आपके हित में नहीं है ना। बड़े बड़े गुरुजी जो है एकदम फाइन लिखेंगे जैसे किताब में लिखा है भैया, एक वो कॉमा भी नहीं छूटना चाहिए। अरे भाई हमें यहाँ एग्जाम पास करना है, PhD थोड़ी करना है यार, है ना। तो हमें ऐसा बताओ ना कि हमें समझ में आए भाई, है ना। तो CRR कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में। किस आयोग के द्वारा हुआ था? तो हिल्टन यंग आयोग बताना है। लेकिन राष्ट्रीय
पंजीकरण पूछ देगा तो 1949 में। अब मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये मुंबई के अंदर है आरबीआई का। अब आरबीआई से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है यही पूछता है इनका काम। तो इनका काम में मैंने आपको बता दिया है, सीआरआर तय करते हैं, एसआरआर। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, जिसमें व्यापारिक बैंकों का अपना कुछ अंशदान रिजर्व बैंक के पास जो है रखना पड़ता है। ये जो तय करने का काम है ये आरबीआई करता है। ये बदलता रहता है, कभी 4.2 कभी 4.5 ऐसा होता रहता है। लेकिन ये जो है कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक के पास जो रखते हैं उसे कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, ये सभी साख सृजन करना, नोट छापना आरबीआई का प्रमुख कर्तव्य है। मैंने आपको रेपो रेट बता दिया था क्या होता है और बैंक दर बता दिया था क्या होता है। तो ऐसे नहीं कि जिस दर पे हम लोन लेते हैं एसबीआई से वो बैंक दर है तो फिर गलती हो जाएगा। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो अटेंड करें दादा। प्रैक्टिस सेट का जो मतलब प्लेलिस्ट है उनका नाम है पेड पीडीएफ ग्रुप वीडियो, ऐसे ही कुछ नाम है, पूरा देख लीजिएगा। 31 वीडियो होगा, अगर आपके पास टाइम है तो, टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं। आरबीआई का लेटेस्ट जो आपका पेमेंट भुगतान स्कीम आया है विजन 2025। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है भाई, शक्तिकांत दास। कितनेवें नंबर के, 25वें नंबर के। अगर आपसे पहले नंबर के पूछ दे तो स्वर्ण स्मिथ था, ठीक है। इसके अलावा अगर पहले नंबर के भारतीय गवर्नर पूछ दे तो सीडी देशमुख साहब थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आरबीआई के जो है इससे पहले वाला भी आपसे पूछा जा सकता है, 25 से पहले 24वां, क्योंकि आजकल ट्रेंड में है कि 24वां तीर्थंकर नहीं 23वां पूछ देगा, है ना। तो इसी प्रकार से 25वां नहीं पूछ के 24वां पूछेगा तो उर्जित आर पटेल साहब, है ना। इनके अलावा जो रघुराम राजन साहब है ना, उन्हीं का आज आप लोग देख रहे हैं कि जो फोन पे या गूगल पे कर रहे हैं, ये भारत में लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, रघुराम जी राजन साहब को। इसके अलावा राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था। नीचे में 4 गो वंश का नाम दिया गया था, उसमें एगो वंश चोल वंश था, तो चोल शासक राइट आंसर हो जाएगा। इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, जो तमिलनाडु में स्थित है ना। इसके अलावा कोणार्क के सूर्य मंदिर कहाँ पे है, उड़ीसा में। इसे क्या कहते हैं, ब्लैक पैगोडा कहते हैं। 10 रुपए की नोट के पीछे में देख सकते हैं आप इसे। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, गुजरात में है। मोढेरा 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है, जो गुजरात के किस जिला में है, तो मेहसाना जिला में है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पद्दक्कल का स्मारक कहाँ पे है, कर्नाटक में। और हम्पी का भी स्मारक कहाँ पे है, कर्नाटक में। और नालंदा का जो ध्वंसावशेष है कहाँ पे है, बिहार में। ये तीनों एक जगह क्यों बताया, क्योंकि तीनों की गति लगभग सेम ही है, ठीक है। नालंदा को तो पूर्णतः आताताई ने लूटा, है ना, लेकिन ये सब भी अपने पुराने स्थिति में नहीं है। बहुत सारे चीज जो है खंडहर में तब्दील हो गए हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन को एक ही कैटेगरी में हम रखते हैं और यही लिंक करके आपको याद कराना सिखाते हैं। इसके अलावा अली जो अच्छा एक प्रश्न आपसे पूछता है कि जो ये पद्दक्कल है, यहाँ पे एक जैन मंदिर स्थित है। इसमें जो है 10 गो मंदिर है, जिसमें से 9 गो हिंदू का, एगो जैन का है। हिंदुओं में आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा जो है अलग समुदाय है भाई, है ना। तो इनमें जो है जैन के मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। तो ये बात अलग से ध्यान रखेंगे इस एकलौता मंदिर का, ठीक है। इनके अलावा अली अकबर खान का संबंध किससे है भैया, तो अली अकबर खान का संबंध सरोज से है जी। संतूर वादक कौन है, राहुल शर्मा, भजन सुपारी, अब पंडित शिव कुमार शर्मा। ये भी आपके जो है संतूर वादक ही हैं, शिव कुमार शर्मा जी। असद अली खान, सादिक अली खान, ये रुद्र बीना है। इसमें जो है गिने चुने प्लेयर हैं, तो आपको रुद्र बीना को जरूर ध्यान रखना है। ब्रिजभूषण काबरा, विश्वमोहन भट्ट, नलीन साहब, ये सभी के सभी गिटार प्ले करते हैं, तो इसे भी ध्यान रख सकते हैं। अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, अली अकबर खान, बुद्धसेन दास गुप्ता, ये सरोज से संबंधित है। ये वाली फैक्ट मैं पहले शिफ्ट में भी दे दिया हूं। और बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया है कि सर मौखिक रूप से दोहरा दिया कीजिए, इससे हमें याद हो जाता है। यही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूं कि आज ही आधा घंटा पहले भी बताया, लेकिन जो चीज मुझे लगता है कि दोहरा देना चाहिए ताकि बच्चे में याद हो जाए सुन सुन के, तो मैं दोहरा देता हूं। क्या जाता है, मेरा थोड़ा सा टाइम जाता है, थोड़ी सी मेहनत जाती है, और क्या। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, फयाज खान, लतीफ खान, किशन महाराज, अंबिका प्रसाद, विजय घाटे, सुखविंदर सिंह, ये सभी के सभी तबला के जो है प्रमुख वादक हैं। लच्छू महाराज छूट गया जी, लच्छू महाराज का भूले गए थे हम इनको, बताइए तो। लच्छू महाराज मैंने बताया भाई, महाराज सरनेम या तो कथक नृत्य करते हैं या आपका तबला प्ले करते हैं। ये दोनों बात ध्यान रखेंगे महाराज सरनेम के बारे में। वैसे मैं क्लासिकल डांस का क्लू बता ही दिया हूं, उससे बाहर तो आपको कुछ आने वाला है नहीं। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार प्ले करती, टीएच विनायक घाटम प्ले करते, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तोताराम साहब
पखावज प्ले करते, यू श्रीनिवास साहब मेंडोलिन प्ले करते हैं, तो ये बात ध्यान रखें। जुबिन मेहता साहब सिम्फनी प्ले करते हैं, बिस्मिल्लाह खान साहब शहनाई प्ले करते थे, है ना। तो ये सब बात जो है, कुछ बात जो है आपको ध्यान रखना होगा। बस्तर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ टीसीएस के एग्जाम में छत्तीसगढ़ के जो भी आपके जो महोत्सव वगैरह है ना, वहां से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैंने आपको सीजीएल में भी इतना फैक्ट तो दे ही दिया हूं कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा। राउत नाचा महोत्सव, है ना, इसके अलावा सिरपुर महोत्सव, इसके अलावा बस्तर महोत्सव, ये सभी के सभी कहां पे, जगदलपुर महोत्सव, ये सभी के सभी कहां पे होते हैं भाई? छत्तीसगढ़ के अंदर, है ना, छत्तीसगढ़ के अंदर होता है, ठीक है। हरेली महोत्सव, तो ये सभी के सभी होते हैं आपके छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ हो जाती है। माघ साजी नाम से मकर संक्रांति के समय फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में और भी त्योहार होते हैं, लोसार होते हैं। हिमाचल प्रदेश का एक फेमस लोक नृत्य है नाटी डांस। हिमाचल प्रदेश में एक फेमस दर्रा है रोहतांग सुरंग या फिर अटल दर्रा, है ना, अटल सुरंग या फिर रोहतांग दर्रा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। यहाँ पे एक फेमस नेशनल पार्क है पिन वैली नेशनल पार्क। यहाँ पे एक और फेमस नेशनल पार्क है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ये हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी था, इसे आप डिलीट करते हैं, ठीक है। माघ साजी फेस्टिवल हो गया हिमाचल प्रदेश में। मकर संक्रांति किस महीने में? भाई एसएससी को कोई भरोसा नहीं, कभी कोई बल्ब एकदम गुगली बल्ब फेंकता बहुत हल्का। तो मकर संक्रांति जनवरी में 14-15 तारीख को, है ना। इसके अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से, जैसे बिहार उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति, केरल में जाएंगे तो इसे मकर बिलक्कू कहते हैं, तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं। जो आप अगर गुजरात चले गए तो उत्तरायण मिलेंगे आपको, अगर आप पंजाब चले गए तो आपको वहां पे लोहरी देखने को मिलेंगे, है ना। इस प्रकार से इसका नाम बदलता रहता है। तो हिमाचल प्रदेश में माघ साजी कहते हैं। इसके अलावा सिरपुर महोत्सव, राउत नाचा, हरेली, ये सब छत्तीसगढ़ में होता है। बस्तर फेस्टिवल, अच्छा, ये धनु यात्रा, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, नौखाई, नवकलेश्वर, ओडिशा, ये सब ओडिशा में होता है। ये ओडिशा का फेस्टिवल है, ये डांस नहीं है, ठीक है। और ये फेस्टिवल की अगली एग्जाम में कल के शिफ्ट में यहां से उठेगी क्वेश्चन, क्योंकि छत्तीसगढ़ गया है, बमरिया हाथ मारेगा, सीधे आ जाएगा उड़ीसा। इसके अलावा मनरेगा में कितने दिनों की रोजगार दी जाती है? भैया ये कोई पूछने की बात है यार? गांव घर में कितने मनरेगा में जो है हम देखते हैं, हमारे आंख के सामने, हम इसे जीते हैं भाई। तो 100 दिनों का रोजगार जो है मनरेगा में दी जाती है ना। इसके अलावा नरेगा एक्ट कब लागू हुआ था? देखिए यहाँ पे क्लू है थोड़ा सा। नरेगा एक्ट कहेगा तो 2005 में आया था। इसके तहत जो है नरेगा को क्रियान्वित कब किया गया? तो 2006 में। तो यानी नरेगा जो स्टार्ट हुआ ये 2006 में, इस पे एक्ट कब आया? तो 2005 में, ठीक है। इसके अलावा ये जो मनरेगा बना, नरेगा से मनरेगा, है ना, मो माने मोहनदास जी या फिर महात्मा जी कहिए, गांधी जी के नाम से जुड़ा गया है। तो ये 2009 में जो मनरेगा बना दिया गया। तो समझ गए, 2005 में एक्ट आया, 6 में नरेगा कार्य करना स्टार्ट किया और 2009 में मनरेगा बन गया, ठीक है। ये किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित है भाई? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित है। इनके अलावा गांव घर में मुखिया इनके हेड होते हैं, है ना। इसके अलावा जो आपका अगला प्रश्न है हमारा, अच्छा नरेगा से मैं कुछ और बता रहा था, हाँ, ये सबसे बड़े जो है एशिया का सबसे बड़ा सुनियोजित प्लान है जो 100 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान कराती है। अगर ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाए तो भी आप बता दीजिएगा। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि इंडिया में जो एक स्कीम चलाया गया पीएम जनधन योजना, ये दुनिया की सबसे बड़े स्तर की योजना है, तो इसे ही, है ना, ये विषय मनरेगा में आप समझ लीजिएगा। जैसे मैंने बताया कि भाई एशिया का सबसे बड़ा 100 दिन लगातार कार्य मुहैया कराने वाला जो है गारंटीड स्कीम है ना। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? अभी भी तो चर्च में थे भैया, राजस्थान। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं भाई, कोई दिल पे मत लेना। जैसे मान लीजिए कि इंडिया के अधिकांश जो स्टेट है वहां पे बीजेपी शासित जो है अभी शासन चल रही है, और कांग्रेस के भी अभी जो है थोड़ी बहुत तादाद बढ़ने लगी है, बढ़ी भी है हाल फिलहाल में। तो जहां भी कांग्रेस की सरकार है ना, वहां पे आपको नया नया लोक हित में जो योजना है वो आपको देखने को मिलेगा। ये एग्जाम में जब याद नहीं रहे तब हमारी ये बात आपको काम आएगी। क्यों ऐसा होता है पता है? मान लीजिए 2 आदमी सेम चीज का दुकान कर दिया, तो कुछ ना कुछ अलग करेगा तब ना कस्टमर उसके पास जाएगा। हो सकता है कि 8 आना भाव कम कर देगा या फिर थोड़ा प्रेम से बोलेगा, समझ रहे हैं ना, तो उस समय काम आएगा आपको। इसके अलावा जातिगत जनगणना कराने वाले प्रथम राज्य भैया कौन बने थे? हमारा बिहार। इसके अलावा बच्चों के लिए शिक्षा पर बजट की राशि अलग से आवंटित करने वाला राज्य बना था आपका मध्य प्रदेश, तो इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत का प्रथम डिजिटल राज्य किसे घोषित किया गया था? तो ये किया गया था जी केरल को। और भारत का प्रथम यूटी डिजिटल, तो ये आपका जम्मू कश्मीर को। इसके अलावा पेपरलेस विधानसभा नागालैंड का प्रथम जैविक राज्य,
तो ये हमारा सिक्किम, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पेपरलेस जो बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य बना, ये बना माननीय जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार, यूपी गवर्नमेंट जो है ये आपका पेपरलेस बजट पेश किए थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पोषाहार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से ये होना चाहिए ओरिजिनल कि पोषाहार स्तर, पोषाहार के स्तर और जीवन के स्तर को, है ना, तथा लोक स्वास्थ्य के मामलों को, है ना, इससे संबंधित कर्तव्यों का निष्पादन या पालन करना या इसके हित में काम करना राज्यों का कर्तव्य होगा। ये आपका जो है आपका डीपीएसपी जो है उसमें वर्णित है आर्टिकल 47 में। तो मुझे बताइएगा कि इस क्वेश्चन का ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 47 होगा, जहां पर आपने पोषाहार की बात लिखा है भाई, है ना, तो 47 होना चाहिए। 47 का यही मतलब होता था, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार करने के लिए राज्य तत्पर रहेंगे, जो उनका कर्तव्य होगा। यह आर्टिकल 47 में कहा गया है, ठीक है। इनके अलावा आर्टिकल जो है 48, ये आपका पर्यावरण से संबंधित है। इसी में आपको गौ हत्या कहिए या भी कोई भी दुधारू मवेशी की हत्या निषेध कहिए, ये भी आपके आर्टिकल 48 में ही है। आर्टिकल 44 में सिविल नागरिक कोड है। एक भी ऐसा प्रश्न अगर आपको लगता है कि नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं भाई। आर्टिकल 40 जो ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 49 ये इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले शिफ्ट के लिए, आर्टिकल 49, क्योंकि आजकल मैं ये देख रहा हूं कि आर्टिकल से वैसा आर्टिकल उठाता है जो पहले एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, है ना। मैंने ये इसको पकड़ लिया आज लॉजिक, ठीक है। तो ये आर्टिकल 49 आपके लिए आएंगे अगले शिफ्ट में। तो भैया ये क्या होती है कि जो सार्वजनिक स्थल के धरोहर वाला जगह होता है, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया या भी कोई भी सरकारी स्कूल हो गया, अस्पताल की बिल्डिंग हो गई, तो ये सब चीजों को जो है ना सुरक्षित रखना, है ना, इसे जो है संरक्षा प्रदान करना, तोड़ना फोड़ना नहीं। इनके अलावा अनुच्छेद 50 जो है ये कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 51 का ये जो है ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 1976 में अटैच किया गया था 10 प्रकार के, वर्तमान में 11 प्रकार के। तो 11वां 2002 66वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। और जब ये ऐड किया गया था तो ये 42वां अमेंडमेंट था और ये स्वर्ण सिंह समिति वाली बात है। इसके अलावा ये भाग 4 के ए में रखा गया है और आर्टिकल 51 के ए में रखा गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य है भाई, इनको अलग अलग आपको मैं जो है जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा। अगले वीडियो में हो सकता है प्रोवाइड करा दूंगा क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य से फिर आता है तो, क्योंकि अब इन अंदर घुस के क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जामिनर, ठीक है। पहले जो है दूर से देखा था पूछ रहा था, अब नजदीक में जाके पूछता है और कैसे हो और तब पूछता है, ठीक है। इसके अलावा भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये आपका आदित्य मित्तल साहब बने हैं 77वें ग्रैंड मास्टर। इसके अलावा आप लोग मुझे बताइएगा कि चेस से एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली में कौन सा चेस की प्रतियोगिता हुआ है, बताइएगा जरूर। 83वां ग्रैंड मास्टर आदित्य सामंत बना है। देखिए जो 77वां है आदित्य मित्तल है और जो 83वां है ये आदित्य सामंत है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। 82वां जो है ये आपका बी प्रणीत है और 81वां जो है सायंतन दास है। तो 81, 82, 83 आने वाले शिफ्ट के लिए 2 नंबर का जो है ये आपका गिफ्ट है। इसके अलावा भारत में प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद साहब, भारत के प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर एस विजया लक्ष्मी। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्यांगना है, इस प्रकार के प्रश्न आए हैं या फिर डायरेक्ट आपसे पूछा गया है कि मंजू भार्गवी किससे संबंधित है। दोनों में से कोई तो एक बात है भाई, या तो आपसे ये पूछा गया है कि मंजू भार्गवी किससे संबंधित है या फिर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्यांगना है। एक ऑप्शन मुझे मिला श्रेया घोषाल, तो श्रेया घोषाल तो आप जानते हैं, है ना, गायिका है, हर तरफ हर जगह है उसी का नूर वाला गीत, है ना, ये देखे ही होंगे आप पिक्चर भैया, है ना। तो ये जो है आपके साया पिक्चर का गीत है, जॉन अब्राहम वाला, है ना। तो ये तो गायिका है ना, लेकिन ये मंजू भार्गवी, ये अगर अलग से पूछा गया होगा तो मंजू भार्गवी जो है पिक्चर में काम करने के साथ साथ ये नृत्यांगना भी है। तो मंजू भार्गवी आंसर हो जाएगा अगर पूछा गया होगा निम्न में से कौन जो है नृत्यांगना है और उसी ऑप्शन में मंजू भार्गवी है, तो मंजू भार्गवी आपका आंसर हो सकता है। इनके अलावा काम का एंटोनिम आया था भाई, काम मतलब क्या होता है, चुपचाप कोई शोर नहीं करेगा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, टॉकेटिव। लेकिन टॉकेटिव यहाँ पे जो है 50-50 में रहेगा, अगर ऑप्शन नहीं है तब काम आएगी, क्योंकि टॉकेटिव मतलब क्या होता है, बातूनी होता है, जो बहुत ज्यादा बाचाल टाइप का इंसान होता है, बिना कुछ बोले ही बरबर बरबर बोलता रहता है, ट्रेन में भी जाए तो फच फच बोलता रहेगा, तो ये सब क्या होता है, टॉकेटिव, है ना। इसके उल्टा अगर करेंगे तो लिमिट वाला पर्सन हो जाता है, बहुत कम बोलता है, सोच समझ के बोलता है, तो ये नोएजी हो सकता है काम का उल्टा। अपरोर माने हंगामा करना, पेंडामोनियम भी एक होती है शोरगुल भरी अवस्था, है ना। हेल्टर स्केल्टर भी होती है अस्त व्यस्त वाली मामला, तो
तो ये सब आपका काम का उल्टा हो सकता है। इनके अलावा डिसऑर्डर भी कह सकते हो, अगर बहुत ऑप्शन नहीं है क्लोज तो डिसऑर्डर भी काम का उल्टा हो सकता है। इनके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या वृद्धि दर पूछा है या फिर प्रजनन दर पूछा है, दोनों में से एक जरूर पूछा है। देखिए यहाँ पे जो है वृद्धि दर अगर पूछेगा तो 17.64, अगर आपसे प्रजनन दर पूछता है और ऑप्शन बहुत दूर दूर है, मान लीजिए एगो 3.1 दे रखा है, एगो 2.2 दे रखा है, एगो 2.8 दे रखा है और एगो मान लीजिए कि 4.1 दे रखा है, तो ऑप्शन मुझे थोड़ा बहुत दूर दूर तो दिख रहा है कि कम से कम आधा से ज्यादा डिफरेंस है, तो ऐसी स्थिति में हम पॉइंट 2.2 को चूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर बहुत क्लोज का ऑप्शन दे दिया, देखिए गलती यहीं पे होती है, आदमी जानते हुए भी गलती कर लेता है, गलती यहीं पे होती है। अगर बहुत क्लोज का दे दिया 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, तो ऐसे स्थिति में अगर 2011 के अनुसार पूछता है तो 2.4 मारेंगे। अगर यही ईस्वी को बदल के, क्योंकि भाई पिछले महीने जब देखा सीएचएसएल का एग्जाम तो वहां पे पूछा था कि 2020 के अनुसार देश में सबसे गरीब राज्य कौन सा है। अब 2020 में तो कोई जनगणना हुई नहीं, तो यह आंकड़ा कहां से आया, तो आंकड़ा मुझे खुद ही क्रिएट करना पड़ता है, वो करंट अफेयर के माध्यम से अपडेट रहना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे संस्था है जो इन सब चीजों के अनुमान लगाते रहते हैं और आपके एग्जाम में वही देखता रहता है एग्जामिनर की कौन छोटका संस्था लगाया है, तुरंत पूछ दो कि पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर 2011 के अनुसार पूछता है फर्टिलिटी रेट तो 2.4 मारिएगा, अगर 2013 के अनुसार पूछता है तो 2.3 मारिएगा और 2015-16 के अनुसार पूछे तो 2.2 मारिएगा। ठीक है, और अभी पता चला है कि ये घट के 2.1 भी हो गया है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, लेकिन ये अभी ऑफिशियल नहीं पता चला भाई 2.1, अब जनगणना तो रिलीज होने ही है, तो अब जब आएगा डाटा तब पता चली जाएगी। तो आप आई होप समझ गए, फर्टिलिटी रेट अगर 2011 में पूछता है 2.4 मारिएगा, 2013 में पूछता है तो 2.3 मारिएगा और 2015 से 2016 के बीच पूछता है तो 2.2 मारिएगा और आजकल के हिसाब से पूछे तो 2.1 कर दीजिएगा, घट रहा है हमारा भाई। ठीक है, इसके अलावा जनगणना के बारे में कुछ जानकारी आपको रखना है, जैसे टोटल सबसे पहले कब हुआ था, 1872 में हुआ था, मेओ के समय में हुआ था, 1881 रिपन के समय से 10 वर्ष पे लगातार हो रही है, आजादी के बाद प्रथम 1951 में हुआ था, अंतिम 2011 में हुआ था, होने वाला 2021 में होने वाला है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, किस तो कब का गया है ना। इनके अलावा जनगणना से कुछ और ध्यान रखना है, सेक्स रेशियो 943 है, जनसंख्या घनत्व 382 है, लिटरेसी रेट 74.04% है। इसके अलावा मेल लिटरेसी रेट 82.14% है, फीमेल लिटरेसी रेट 65.46% है ना। ये सब आपका दशकीय वृद्धि 17.64 है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चुंबक के किस बिंदु पर चुंबकत्व का मान शून्य होता है, या तो ये लैंग्वेज है ना, तो अगर ये लैंग्वेज है कि चुंबक के किस बिंदु पर चुंबकत्व का मान शून्य होता है, तब आपका वो बिंदु होती है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का बिंदु, जहां पे एक प्लस और एक माइनस जब दोनों सेम चुंबकत्व क्रिएट करता है तो प्लस और माइनस मिलके न्यूट्रल कर देता है, और ऐसे बिंदु को उदासीन बिंदु या न्यूट्रल जोन कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो ये तो एक बार में ये आंसर हो गया कि भाई चुंबक के किस बिंदु पर चुंबकत्व का मान शून्य होगा, तो जहां पे परिणामी चुंबकीय बल जो है शून्य हो जाए वहीं पे है चुंबकत्व का मान शून्य हो जाता है। एक तो ये क्यों होता है पता क्या, रिवर्स पोलैरिटी के कारण। इसके अलावा दूसरी अगर आपसे इस लैंग्वेज में पूछा होगा कि भाई क्षण चुंबक में चुंबकत्व का मान जो है कहां पे शून्य होता है, मान शून्य लिखा गया है कि क्षण चुंबक में चुंबकत्व का मान कहां पे शून्य होता है, तो मध्य में होता है। जैसे मान लीजिए चुंबक है और ये ऐसे तो खड़ा होगा नहीं चुंबक, ऐसे मान लीजिए उत्तर और दक्षिणी दिशा में जो है स्थिर होता है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये जो बीचों बीच इसकी सेंटर होगी ना, यहाँ पे कोई भी चुंबकत्व नहीं होती है, तो ये बात भी ध्यान रखना है, कोई भी क्षण चुंबक के मध्य में। ठीक है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए आप इस्पात का प्रयोग करते हैं और और सिर्फ चुंबक कहेगा ना, तो सिर्फ चुंबक बनाने के लिए आप नर्म लोहा का यानी मृदु लोहा का प्रयोग करते हैं। चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है, हेनरी बाय मीटर, और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, ये दोनों भी आपको कंफ्यूज कर देगा और नंबर में गलती करा देगा भाई, है ना। चुंबकशीलता जो होता है ना, चुंबकत्व, इनकी मात्रक हेनरी मीटर होती है, हेनरी बाय मीटर, और चुंबकीय फ्लक्स का खाली वेबर, और नीचे में खाली हेनरियो है ना। तो प्रेरकत्व का मात्रक खाली हेनरी होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है ना, इनके खोज ऑस्टेड महोदय ने 1820 ईस्वी में किया था। आजकल ईस्वी याद रखना बहुत जरूरी है भाई, ये ईस्वी से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है आजकल, ठीक है ना, कि कब किए थे। जैसे आज ही पूछा था कि भाई न्यूलैंडस ने कब किए थे, तो वही जो मैं बताया ना कि आपको मंजू भार्गवी, तो मंजू भार्गवी को यहाँ पे लिख के रखा हूं, तो ये नृत्यांगना भी थी, तो बताइएगा कि उसी ऑप्शन में प्रश्न था कि मंजू भार्गवी अलग से पूछा गया था। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। जय हिंद दोस्तों।